हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग अपनी क्लास में विटामिन डी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने विटामिन ए कराया है। इससे पहले की क्लास में मेरा विटामिन ए न्यूट्रिशन साइंस के फोल्डर में डला हुआ है। आई होप आप उसको देखें और उसको पढ़ें, जिससे कि आपको अपने पेपर में एक रिव्यू मिलेगा। टीजीटी या पीजीटी के पेपर जो भी आप देने वाले हो, तो उसमें आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं उन्हें मैं बीच बीच में इसमें बताती जाऊँगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है एक विटामिन क्वेश्चन के विटामिन डी का नाम, यानी कि हमारा विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। तो हमारा विटामिन डी का जो केमिकल नेम है ना, वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है हमारा विटामिन डी का केमिकल नेम? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब विटामिन डी ये एक क्या है हमारा, सबसे पहला था फैट सोल्यूबल विटामिन। कैसा विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन। अब इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बेसिक होता है कि हमारा स्टार्ट होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। इससे पहले जो था फैट सोल्यूबल विटामिन ए था। अब क्या है हमारा डी, केमिकल नेम हमारा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं हम इसको सनशाइन विटामिन? क्योंकि ये जो होता है, जो सूर्य की हमारे पास अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ना, उसके प्रभाव से जब हमारे शरीर में संश्लेषित होती है, तो उस क्षमता के होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं? हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। जो सूर्य की जो सनलाइट यानी कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से के प्रभाव से शरीर में जो हमारे में संश्लेषित हो रही है और जो हमारे शरीर में विटामिन डी बन रही है, तो इसीलिए से हम सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि इसको दिया किसने, खोजा किसने? इसको खोजा है हमारा 1922 में मैककॉलम ने। ठीक है, किसने खोजा है? मैककॉलम ने ही खोजा है। अब इन्होंने क्या बताया था कि यदि कॉड लिवर ऑयल से, हमने इस विटामिन ए में जो सोर्स पढ़े थे, लिवर ऑयल पढ़ा था विटामिन ए का सोर्स। ठीक है, अब इन्होंने बताया यदि कॉड लिवर ऑयल से, इसने मैककॉलम ने, कि विटामिन ए को अलग कर दिया, ठीक है, तो भी उसमें से रिकेट्स का उपचार किया जाता है। यानी कि अगर उसमें से कॉड लिवर ऑयल से विटामिन ए को भी अलग कर दिया, विटामिन ए की मात्रा अलग कर दी, तो उसमें जो बचा उसके भी उपचार से, यानी कि जो बचा उससे भी हमारा किसको दूर किया जा रहा था? रिकेट्स का उपचार कर रहे थे। तो इसीलिए इसको एंटी रिकेटिक सब्सटेंस भी नाम दिया गया। क्या कहा गया? एंटी रिकेटिक सब्सटेंस भी नाम इसको दिया गया। ठीक है, और ये जो एंटी रिकेटिक सब्सटेंस होता है ना, इसी को हम विटामिन डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विटामिन डी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, भोजन में ना, हमारा जो भोजन होता है ये विटामिन हमारे प्रोविटामिन के रूप में मिलता है। यानी कि हमें भोजन में ये सीधे सीधे नहीं मिलता। प्रोविटामिन का मतलब ही वही था कि जो हमें विटामिन अपनी मतलब सीधे वाले, जैसे अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो वो हमें प्रोविटामिन, तो हमें सीधे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो हमें प्रोविटामिन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने बता दिया सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से हमारे शरीर में जो संश्लेषित हो रहा था, उसको हम संश्लेषित होने के कारण उसी को सनशाइन विटामिन हम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे इसके बाद आती है हमारी विशेषता में मैंने सबसे पहले बताया था ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। और इसके बाद ये हमारा, अगर फैट सोल्यूबल है तो वाटर इनसोल्यूबल होगा। दो ही चीज़ होती है, तो फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल रहेगा। और ये किस कलर का होता है? ये वाइट कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन है जो वाइट कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, तो वो हमारा विटामिन डी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, यह गंध रहित होता है, अम्ल यानी कि एसिड, क्षार, ताप के प्रति ये और ऑक्सीजन के प्रति ये हमारा स्थिर है। ठीक है, अर्थात ये इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता है, एक बार लेने पर ये बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं। तो इसके बाद हमारा जो आता है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप।
विटामिन डी कितने टाइप्स के होते हैं? विटामिन डी मुख्यतः बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला था D2, D3, D4, D5, D6, D7। लेकिन इतने सारे हमारे सिलेबस में नहीं आते। जो D2 और D3 होते हैं ना, यही हमारे सिलेबस के लिए होते हैं और यही हमारे विटामिन डी में भी मुख्य होते हैं, ठीक है। अब जो D2 था ना, इसको हम क्या कह रहे थे? एर्गोस्टिरोल। क्या कह रहे थे? एर्गोस्टिरोल। एर्गोस्टिरोल भी कह रहे थे, या फिर एर्गो कैल्सिफेरॉल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम एर्गोस्टिरोल या एर्गो कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। और जो इसका सोर्स होता है वो हमारा पाया जाता है प्लांट्स में। इसमें पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो एर्गोस्टिरोल होता है वही हमारा प्रोविटामिन एर्गोस्टिरोल जो विटामिन D2 को होता है, इसी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, यानी कि जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसका है C28H43OH, ठीक है। फिर आता है हमारा D3। इनके फुल नेम भी पूछ लिए जाते हैं कि D2 का फुल नेम बताइए, तो इसका हो जाएगा एर्गोस्टिरोल या फिर एर्गो कैल्सिफेरॉल D2 का, ठीक है। और किसमें पाया जाता है? ये हमारा प्लांट सोर्स में, यानी कि वनस्पति सोर्स में पाया जाता है। फॉर्मूला हो जाएगा C28H43OH। इसके बाद आता है हमारा D3। D3 का रासायनिक नाम, जो हमारा केमिकल नेम होता है, 7-डिहाइड्रोकोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। 7-डिहाइड्रोकोकैल्सिफेरॉल। और ये जो होता है हमारा, ये पाया जाता है हमारा एनिमल में। किस में पाया जाता है? ये हमारा हमें मिलता है ये एनिमल सोर्सेज से, इससे एनिमल सोर्सेज से, ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो हमारे को मिलता है कि इसके विटामिन डी के क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। विटामिन डी, अब इसमें ये भी पूछ लिया जाता है D2 या फिर D3, इनमें से कौन सा हमारा सक्रिय फॉर्म है, यानी कि सक्रिय मतलब कि एक्टिव फॉर्म हम किसे कहते हैं। तो जो हमारी D3 होती है, इसको हम एक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव। D3 हमारा एक्टिव यानी कि सक्रिय रूप है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि D2 या D3 में से कौन सक्रिय होता है, कौन नहीं। और जो D3 होता है, ये हमारा त्वचा के नीचे भी उपस्थित होता है। किसके नीचे होता है? हमारा त्वचा के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अब इसके हम आते हैं आगे, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके कार्यों को लेके हम बात करेंगे कि विटामिन डी के क्या क्या कार्य ये करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? सबसे पहला कार्य जो करता है वो कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। इसमें फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस के अवशोषण में भूमिका निभाता है। इसमें अवशोषण में सहायक है, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस और विटामिन डी, ये तीन ऐसे होंगे जो आपको हमेशा साथ में दिखाई देंगे। जैसे टीथ के लिए भी ये हमारे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। और इसमें हमारा विटामिन डी भी बहुत अच्छी खासी भूमिका निभाता है। तो ये तीनों आपको साथ ज़्यादातर दिखाई देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में ये सहायक होता है। और ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड में क्या करता है? ये कैल्शियम व फास्फोरस की जो मात्रा है उसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? ये शरीर की उचित वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। किसके लिए? ये शरीर की उचित वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा क्या और किस चीज़ में सहायक होता है? ये हमारा दांतों के स्वस्थ विकास के लिए भी अनिवार्य होता है। मैंने बताया था अभी, ये विटामिन डी हमारा जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों के लिए आवश्यक होता है, इसी तरह से ये हमारे दांतों के विकास के लिए भी आवश्यक होता है। किसके लिए? दांतों के विकास के लिए भी, ठीक है।
और आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये विटामिन डी सिट्रिक एसिड के चयापचय में भी सहायक होता है। किसमें? विटामिन डी सिट्रिक एसिड के चयापचय में भी सहायक है। ठीक है। अब इसके बाद अब हम और आगे चलेंगे, तो ये हमारे शरीर में विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। किसकी तरह कार्य करता है? विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसकी तरह कार्य करता है विटामिन डी हार्मोन की तरह। किसमें करता है ये? हमारे शरीर में। किसमें? हमारे शरीर में करता है। ठीक है। तो अब हम इसकी और आगे बात करेंगे, तो ये आएगा हमारे में ये आउटर लेयर, यानी कि मैंने बताया था ये विटामिन डी जो होता है वो हमारे टीथ के लिए कार्य करता है। तो टीथ में क्या करता है? ये हमारी आउटर लेयर, जो हमारे दांतों की जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर की टीथ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर ऑफ टीथ नोन एज इनेमल। क्या कहते हैं उसे? इनेमल। ठीक है। अब ये जो इनेमल होती है ना, इनेमल, इसी के निर्माण में विटामिन डी की भूमिका होती है। इसी के निर्माण में विटामिन डी सहायक होता है। ठीक है। इसकी भूमिका होती है। अब इसके आगे अगर हम और बात करें, तो विटामिन डी की कमी से हमें 3 तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। किसकी? विटामिन डी की कमी से। ठीक है। अब विटामिन डी की कमी को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हम इसको कमी। तो 3 तरह की हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली, दूसरी और हमारी तीसरी। सबसे पहली क्या होती है? हमारी रिकेट्स। कौन सी होती है? हमारी रिकेट्स। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी होती है? हमारी ऑस्टियोमलेशिया। OEST, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। और थर्ड जो होती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस ये पूछा गया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, जब 2021 का हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि रिकेट्स किस में होती है? बेसिकली रिकेट्स जो होती है वो होती है हमारी बच्चों में। ठीक है। और जो हमारी ऑस्टियोमलेशिया जो होती है वो हमारी होती है वयस्कों में। किस में होती है? वयस्कों में। ठीक है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये होती है हमारी वृद्धावस्था में। किस में होती है? हमारी वृद्धावस्था में। ठीक है। अब इसमें ये आता है कि बच्चों में भी ये कितने साल के बच्चों में ही हमें मिलती है? ये मिलती है हमें 3 से 12 या फिर 18 मंथ के बच्चों में। ठीक है। और जो हमारे इसके बाद इसी की एज पूछी जाती है। अब इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? रिकेट्स में हमारे बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है हमारा बोलर। क्या होता है? हमारा बोलर। बोलर क्या होता है? यानी कि जो हमारे पाँव होते हैं, पाँव का मुड़ जाना। ठीक है। बोलर को कहते हैं हमारे जो पैर हमें मुड़े हुए दिखाई देते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके पैर में के बीच में जो होता है ना वो गैप सा दिखाई देता है अजीब तरीके का, जिससे बच्चा या तो बहुत ज़्यादा होगा या वो गैप एकदम जोड़ के चलेगा इस तरह से, तो उसके बच्चों की जो पैर की बनावट होती है वो अलग तरह की हमारी दिखाई देती है। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं तो आता है हमारा बच्चों क्या दिखाई देता है? पिजन चेस्ट। कैसा? पिजन चेस्ट। ठीक है। और जो पिजन चेस्ट जो होता है वो क्या होता है? छाती की जो पसली होती है वो आगे की ओर होती है, जो हमारा आगे का हिस्सा और आगे की तरफ दिखेगा, यानी नॉर्मल सी। ठीक है। छाती की जो
पसली होती है ना, वो आगे की ओर दिखेगी। कैसे? आगे की ओर निकली हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें और क्या आ सकता है? इसके बाद आता है इसमें कॉर्नियो टैब्स, यानी कि सिर के मध्य का जो भाग है ना वो नरम होता है। इसे क्या कहते हैं हम? पेरिनियो टैब्स। ठीक है, जो सिर के मध्य का जो भाग होता है, सिर के मध्य का भाग मुलायम हुआ, यानी कि सॉफ्ट होगा, ठीक हो जाता है, उसे कहते हैं हम कार्नियो टैब्स। और जब हम और आगे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा बोनापन भी देखने को मिलता है। किसमें? रिकेट्स में। क्या मिलता है हमें? बोनापन। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो इसमें जो होता है हमारा टिटैनी रोग हमें देखने को मिलता है। कैसा? टिटैनी। अब टिटैनी हमारे दो प्रकार की कमी से होता है। एक हमारा कैल्शियम की कमी से भी होता है। बेसिकली जो टिटैनी होती है वो हमारी कैल्शियम की डिजीज़ होती है, कैल्शियम। लेकिन कभी अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है और आपको ये रिकेट्स वगैरह ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस ना दिखे और टिटैनी दिखे, तो आपका आंसर हमारा टिटैनी पे जाए। टिटैनी में क्या होता है, जो जो हमारे हाथ पैर होते हैं ना, हाथ पैर उनका होता है वो जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ठीक है, और हमारा कॉर्नियो ट्यूब हो गया हमारा। अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें ऑस्टियोमलेशिया। इतना हुआ हमारा। ऑस्टियोमलेशिया में चलते हैं अब आगे हम। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? ये हमारा बेसिकली हमें किस में देखने को मिलता है? वयस्कों में। अब जो वयस्कों में भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमें ज़्यादा किस में मिलेगा? प्रेग्नेंट वुमेन में। प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर लैक्टेशन वुमेन में, है ना? ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या होता है, हमारा कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में जो होता है वो रुकावट आने लगती है। यानी कि जो हड्डियाँ, जो हमारा हड्डियों में मिलता है, कैल्शियम मिलता है ना, उसका जो प्रोसेस हो रहा होता है, कैल्सिफिकेशन जुड़ रही होती है, उसमें भी हमारे रुकावट होने लगती है। इसमें कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है, रुकावट पैदा होती है। और कैल्सिफिकेशन क्या? बेसिकली कैल्शियम की कमी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके बाद हड्डियाँ अचानक से टूटने लगती हैं। जो बोन्स होती हैं वो अचानक टूटने लग जाती हैं। ठीक है, और हमारे प्रसव में भी इसमें कठिनाई होती है। प्रसव के समय में कठिनाई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा विशेष तौर पर जो हमारी पसलियाँ होती हैं ना, वो रीढ़ की हड्डियाँ, वो सब हमारी टूटने लगने लगती है। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है, नॉकनीज भी होती हैं, खट खट की आवाज़ें भी आने लगती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारा पूछा गया था लास्ट 2021 के पेपर में कि ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होता है, किसमें होता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होता है, ये हमें पता है। इसमें क्या होता है, पोर्स होने लगते हैं। किसमें? हड्डियों में। क्या होता है? पोर्स होते हैं, मतलब कि छेद होने लगते हैं। किसमें? हमारी हड्डियों में। जब हड्डी से कोई छेद होने लगता है तो उसे हम पोर्स कहते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, और जो हार्मोन्स की कमी होने लगती है, इसके हार्मोन्स की कमी होने लगती है इसमें। और अगर हमारे आहार में विटामिन डी व कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे हड्डियों में भी इसकी कमी होने लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो इसमें आता है हमारा, इसमें एक याद करने वाला पॉइंट आता है कि जब सिर की जो अस्थियाँ होती हैं ना, सिर की अस्थियाँ या फिर बोन कह सकते हैं उन्हें, विकृत होकर चपटी व चौकोर होने लगती हैं। चाहे कैसे दिखती हैं? चपटी व चौकोर
हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बॉक्स लाइक हेड कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बॉक्स लाइक हेड किसमें मिलेगा, तो हमें बॉक्स लाइक हेड हमको विटामिन डी में मिलेगा। ठीक है, अब हमारा इसके बाद क्या होता है, अगर विटामिन डी की अधिकता हो जाए तो ज़्यादा ही हम विटामिन डी ले लें तो क्या होगा, तो हमारे को भूख नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? भूख नहीं लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद और हमें क्या होने लगेगा, हमें बेचैनी होने लगेगी। ठीक है, और क्या होगा, हमारा गठिया की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद और क्या होने लगता है हमारा, इसकी अधिकता से भूख नहीं लगेगी, भोजन के प्रति अरुचि, उल्टी आने लगेगी, सिर में दर्द, और ऊतकों का कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। ठीक है, अब इसका जो हमारा अभिशोषण जो होता है ना, तो वो कहाँ होता है हमारा, वो होता है हमारा स्मॉल अवशोषण या फिर अभिशोषण। ठीक है, अवशोषण भी कहते हैं इसको, हम अवशोषण ही लिख देते हैं, अवशोषण या फिर अभिशोषण। तो इसका कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये हमारे संग्रह यानी कि संचित कहाँ होते हैं, ये होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू एंड प्लीहा, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन। ठीक है, अब इसका जो एक्सक्रीशन, मतलब कि इसका ये जो बाहर निकलता है, ये किसके थ्रू निकलता है, विसर्जन, एक्सक्रीशन। ठीक है, या फिर विसर्जन किसके थ्रू निकलता है, ये हमारा स्टूल के थ्रू पास होता है, स्टूल या फिर मल के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो विटामिन ए के लिए क्या आहार हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, सबसे पहला क्या होता है हमारा, प्रोटीन युक्त दूध, ऐसा प्रोटीन युक्त मिल्क। ठीक है, ये हमारा हाई हाई फैट देना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें देना चाहिए, आहार जो होता है उसमें। और इसमें क्या होता है हमारा, कॉड लिवर ऑयल, और क्या होता है हमारा, आहार जो होता है विटामिन डी युक्त होना चाहिए। सनशाइन जो होती है उससे हमें विटामिन डी मिलती है। बच्चों को सरसों या जैतून के तेल से मालिश करके धूप में लेटाना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को हमें विटामिन डी जो होती है वो हमें धूप से मिलती है, किसमें, बच्चों में। ठीक है, और इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके सोर्स हमारे जो एग का यॉल्क होता है, येलो कलर का दिखता है, एग का यॉल्क जो होता है वो येलो कलर का दिखता है, उसमें भी विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और किस किस में और पाई जाती है, ये हमारी कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, और हमारी मक्खन में भी कुछ हद तक पाई जाती है, घी में भी पाई जाती है, ये हमारी दूध में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमें विटामिन डी की मात्रा इन सब से प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी एक होता है, क्वेश्चन आता है हमारा दैनिक प्रस्तावित मात्रा। ठीक है, तो ये जो हमारा दैनिक प्रस्तावित मात्रा थी, हमें कितनी मिलती है एक दिन में, हमें विटामिन डी कितना लेना चाहिए, तो ये जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी विटामिन डी की, वो कितनी होती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट। आईयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तभी, आईयू जो होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल यूनिट। और जो विटामिन डी की जो हमारी खुराक यानी कि जो हम लेते हैं उसमें जो हम
मेज़र करते हैं तो उसको इंटरनेशनल यूनिट से ही हम मेज़र करते हैं। ठीक है, इसको विटामिन डी और एक विटामिन ए, इन दोनों को हम इंटरनेशनल यूनिट से ही डिनोट करते हैं। जो इसकी बच्चों में जो मात्रा दी जाती है वो कितनी दी जाती है, वो दी जाती है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है, और जो हमारी वयस्कों में दी जाती है, वयस्कों में कितनी दी जाती है, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये हमारी स्थिति इसमें प्रस्तावित मात्रा की गई है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, गर्भवती जो स्त्री होती है ना, उसमें ये मात्रा बढ़ जाती है, और जो धूप वाले देश होते हैं उसकी मात्रा इसमें आधी धूप द्वारा ही शरीर में निर्मित हो जाती है और थोड़ी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो ये हमारा विटामिन डी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो और आगे वाली जो हम पढ़ाएंगे उसमें फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ई हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।